हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या का ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैं करा चुकी हूँ आपको और क्वेश्चन आंसर में करा चुकी हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट पे चेक करके देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 और उसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि बच्चों, आखेट मैंने आपको बताया था शिकार करना, खाद्य संग्रह यानी कि जो शिकारी होते थे वो इधर से उधर अपने खाने के लिए भटकते थे, तो खाद्य यानी खाना इकट्ठा करते थे, संग्रह मतलब इकट्ठा करते थे। तो ये चैप्टर उस बेस पे है, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं आगे। तुषार की रेल यात्रा। ये बच्चा तुषार है और इसकी ये तुषार है, इसकी रेल यात्रा के बारे में बात करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 वर्ष पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो ये उसका चाचा बोल रहा है कि रेलगाड़ी जो स्टार्ट हुई है उसमें यात्रा करने 150 साल पहले स्टार्ट हुई है, और जो बस है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं आजकल, बस जो है वो कुछ दशक बाद आई है, उसके बाद आई है, मतलब कुछ सालों बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिताया करते थे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास कुछ स्रोत थे जाने आने के या नहीं थी, कोई व्हीकल्स थी तो या नहीं थी, फिर भी लोग बाग इधर से उधर ट्रैवल करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव थे, शुरुआती मानव थे, शुरुआती पुरुष या स्त्रियां थी, वो आखिर इधर से उधर क्यों घूमते थे? तो हम जानते हैं उनके बारे में। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेट खाद्य संग्रह यानी कि जो शिकार करते हैं, आखेट मतलब शिकारी, खाद्य संग्रह या खाना इकट्ठे करने वाले, संग्रह मतलब इकट्ठा करने वाले, ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। मैंने आपको बताया ना, भोजन यानी कि खाने का इंतजाम करने के लिए उनको इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किनका करते थे? जंगली जानवरों का। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फूल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला कारण पढ़ते हैं हम। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो बच्चों, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक जगह हम जंगल में कहीं भी रहेंगे और वहाँ पे बहुत सारे लोग उसी खाने को खाएंगे, जैसे पेड़ पे लगे हुए
फल खा लेंगे या आसपास के जानवर खा लेंगे तो वहाँ पे सब कुछ खाली हो जाता है। तो इसलिए जो ये आखेट शिकारी थे, ये जो आखेट खाद्य संग्रह वाले, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे, ऐसे इनका जीवन बीत जाता था। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण, पहला कारण तो ये हो गया आपका। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसका कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जैसे जो हिरन जानवर, जो भी जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, जानवर हो गए जो भी, ये अपने खाने वाने के लिए इधर से उधर जाया करते थे। इसलिए ये अपने आसपास के जानवर तो ख़त्म हो जाते थे इनके, तो दूर के जानवर को पकड़ने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है। यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। हाँ स्टूडेंट, ये बिल्कुल राइट है। इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। हाँ बच्चों, जैसे कि आपको पता है ना कि गर्मियों के दिन में हम आम, तरबूज, खरबूजा ये ज़्यादा आते हैं, और सर्दियों में ये वाले फल नहीं मिलते। सर्दियों में आपको संतरा, कीनू मिलता है। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल आते हैं, ठीक है, फल फूल आते हैं। तो इसलिए ये कारण भी हो सकता है। और चौथा कारण यह भी हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरने तथा नदियों में ही मिलता है। तो बच्चों आपको पता है कि पानी के बिना कोई भी जीवन नहीं है, चाहे वो प्राणी हो, पेड़ पौधे हो या जानवर हो। तो पानी के बिना वो जीना उनके असंभव है। इसलिए चौथा कारण ये भी हो सकता है कि उनके आसपास पानी ख़त्म हो गया हो या पानी ना हो, इसलिए वो एक जगह से दूसरे स्थान चले जाते हैं। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। तो कुछ नदियाँ और झीलें ऐसे होती है जिनका पानी कभी नहीं सूखता, तो और कुछ नदियाँ और झीलें ऐसे होती है कि जब बारिश आती है तभी उनमें पानी होता है, वरना उनमें कम पानी मिलता है या ना के बराबर। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है बच्चों। तो अगला है आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। जो शुरुआती मानव है, मनुष्य हैं, उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातात्विविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो बच्चों आप भी सोचते होंगे कि कैसे पता चलता है कि पहले कोई मनुष्य हमारी पृथ्वी पे रहता था या नहीं था, उनका जीवन कैसा था। तो उसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने डिस्कवरी करी, खोजा किसी चीज़ों को, ठीक है, तभी उनको कुछ क्लू वगैरह, प्रूफ वगैरह मिले हैं, जैसे कि पत्थरों, लकड़ियों के बने कुछ औजार मिले हैं। इस प्रकार से वो बता सकते हैं कि जो आरंभिक मनुष्य थे उनके बारे में। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, कुछ के साथ
कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। तो मतलब अलग अलग टाइप के औजार होते थे। कोई मांस काटने के लिए होते थे, या फिर कोई औजार होते थे भाले के लिए हथियार बनाते थे, जिनके लिए कुछ लकड़ी काटने के लिए बनाए जाते थे। तो अलग अलग टाइप के औजार होते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो बच्चों पहले के ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में झोपड़ियाँ तो इतनी नहीं देखने को मिलती, गाँव वगैरह के कई कस्बे में दिखती है। तो पहले ज़माने में शटल बनाते थे, झोपड़ियाँ वगैरह, तो वो लकड़ियों से बनाई जाती थी। और ईंधन के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए हमें लकड़ियों का प्रयोग करते थे पहले ज़माने में, और अभी भी करते हैं। और औजार बनाने के लिए पहले लकड़ियों का यूज़ किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ चित्र दिए गए हैं आपके, आप देख सकते हो। इस टाइप के आपके कुछ औजार हैं, अलग अलग तरीके के औजार मिलते हैं आपको मिट्टी खोदने के लिए, या फिर किसी भी जानवर की खाल उतारने के लिए, अलग अलग टाइप के हैं। इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, क्या है पॉइंट में। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान ने खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता, और दाएं जानवरों की खाल के बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये तो जो है फर्स्ट, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, ये वाला, ठीक है। और ये वाला सेकंड चित्र है जो हम कपड़े वपड़े बनाते थे पहले ज़माने में जानवरों की खाल से, उनको सीलने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। तो मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब प्रमाण बोले तो सबूत मिले हैं कुछ। मानचित्र चित्र में 2 में देखना है, लाल त्रिकोण वाले स्थान पे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। मानचित्र में कुछ के बताए गए हैं, बट कई पुरास्थल भी नदियों के झीलों के पास पाए गए हैं। पुराने स्थल मतलब बच्चों जगहें। ठीक है, चलो चित्र में देखते हैं। ये है, उन्होंने कौन सा बोला है, लाल त्रिकोण वाले देखेंगे, लाल त्रिकोण। हाँ, लाल त्रिकोण का कौन कौन सा दिख रहा है आपको? ये भीमा बेटक, उसकी कुरनूल गुफाएं, ये दिख रहा ना आपको ट्रायंगल वाले, ये सब। ठीक है, और कोई नहीं है, 3 ही बताए गए हैं। ये पूरा मानचित्र बच्चों अच्छे से देख लेना। इस पूरे मानचित्र में आपको दिया गया है जो रेड त्रिकोण वाले हैं, ट्रायंगल वाले, ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ये नव पाषाणिक और ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, ऐसी शेप के जो है डायमंड शेप के, वो है आरंभिक गांव, और स्टार शेप के आधुनिक नगर। ठीक है, तो पूरा मैप अच्छे से देख लेना आप। नेक्स्ट क्या है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो पत्थर जो था बहुत इम्पोर्टेंट था पहले ज़माने में, पहले के लोगों के लिए, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। भीमा बेटका, ये आधुनिक मध्य प्रदेश है, मतलब आज का मध्य प्रदेश है। इस पुरास्थल पर गुफाएं वह कदराएं मिली है
लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो इसीलिए चुनी होगी ना, एक तो नर्मदा नदी पास में है, पानी की कोई कमी नहीं महसूस होती है, और जिस गुफा में रह रहे हैं ना आप, तो वहाँ पे धूप से कोई प्रॉब्लम होगी और हवाएं रहित होगी, मतलब हवाएं अच्छी चलती होगी आसपास, ठीक है। और बारिश से भी उनको प्रॉब्लम नहीं, कि बारिश आएगी तो वो अपनी गुफाओं में आराम से सो सकते हैं। तो वो एक सूटेबल जगह है उनके लिए, इसीलिए। यहाँ पे देखते हैं क्या है, चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? तो देखते हैं इनमें से क्या पता चलता है। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ उदाहरणतः मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, जिसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। हाँ, तो ये देखो, एक कुछ डॉगी टाइप का लग रहा है कुछ, है ना, और एक ऐसा लग रहा है एक मनुष्य इसको पकड़ रहा है। इस टाइप की कुछ छवि दिखाई दे रही है हमें। ये देखो, ऐसी इस तरह की गुफाएं हैं, पत्थर की गुफाएं दिख रही हुई, कैसे कैसे पहाड़ है, पत्थर की गुफाएं हैं। इस तरह की गुफाओं से हमें सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। पुरा स्थल, मैंने बोला था पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं। पुरा स्थल के बारे में मैंने आपको बताया था, पुराने स्थल जो होते हैं, पुराने स्थान, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो पुरास्थल उसको कहा जाता है जिन जगहों पर हमें पुराने औजार, बर्तन, इमारतों जैसे कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ सबूत मिलते हैं उनके। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि पहले ज़माने में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी, बर्तन, पुराने बर्तन, औजार, ठीक है, तो वो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो वो बर्तन वगैरह वहीं छोड़ जाते थे, तो इसलिए वो मट्टी वट्टी में दब जाते थे, या वो समुद्र वगैरह में मिल जाते थे, या किसी नदियों में या पानी के किनारे मिल जाते थे, ठीक है। आगे की खोज कैसे हुई होगी स्टूडेंट्स? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। कुरनूल गुफाएं मैंने आपको दिखाई थी अभी मानचित्र फर्स्ट सेकंड में ही, ठीक है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। हाँ, तो ये जो अब बेटा हमें अवशेष जो मिलते हैं, जो कुछ सबूत मिलते हैं, उससे तो पता चलता है हमें कि पहले के लोग कैसे रहते थे। हम आइडिया लगाते हैं कि वो लोग ऐसे रहते थे, ठीक है। आग का इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। हाँ तो बच्चे ठीक है बिल्कुल, कि हम आग जला के खाना बना सकते हैं, और ख़तरनाक, रात को सोते तो ख़तरनाक जीव, जानवर उनसे दूर रहते हैं, आग देख के आग से डरते हैं जानवर। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है, बताओ आज हम कैसे करते हैं ना। कोई गांव में चूल्हा वूल्हा बना होता है, वहाँ पे आग का उपयोग करते हो, गर्म पानी करने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हो यूज़? नहीं करते? अगर नहीं पता तो अपने बड़े बुजुर्ग से पूछना, ठीक है स्टूडेंट्स। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उन्हें उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वह जो पुराना काल था, जो स्टार्टिंग का था, आरंभिक यानी कि शुरुआती काल जो था, उन्हें वो पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों
पूरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। पूरा बेटा होता है प्राचीन, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, बहुत 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 पुराना। पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो 20,000 से लेके 12,000 तक के जो होता है बीच में, उसको हम पूरा पाषाण कहते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आरंभिक नगर, मध्यम नगर तथा उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। अब तो हम नए युग में जी रहे हैं, तो पर आरंभिक जो शुरुआती दिन थे वो तो बहुत साल 20 लाख पुराना पहले की बात हो रही है। तो उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था इनको, ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरण ये बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम कुछ पर्यावरण चेंजेस हमें मिला है, उसको हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 1200 साल पहले से 10 साल पहले का माना गया है, ठीक है। तो पूरा पाषाण जो है वो 20 लाख साल पहले से लेके 12 साल तक, और मध्य पाषाण युग 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्लोथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। यानी कि जब पहले पुराना था तो वहाँ पे हमें पत्थरों के औजार मिलते थे, जैसे जैसे चेंज हुआ मध्य युग में आया और लघु पाषाण युग में आया तो हड्डियों के औजार मिलने लगे, और औजार भी छोटे शेप के हो गए, छोटे हो गए, और आरी जैसे भी औजार हमें मिलने लगे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार में इस दौरान बनाए जाते रहे, ठीक है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते थे जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उन्हें क्या नाम रहे होंगे। तो भारत का जो नक्शा है बच्चों, मानचित्र है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले उन जगहों के नाम कुछ और थे और आज उनको जगहों के नाम कुछ और है। जैसे पहले जगह में जो आज का बिहार है उसको मगध राज्य कहा जाता था, तो इसलिए बहुत चेंजेस आए हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बदलती जलवायु, चेंज एटमॉस्फेयर। लगभग 12,000 पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो लगभग 12 साल पहले की जो दुनिया थी उसकी जलवायु में चेंजेस आए, बदलाव आए। उसमें क्या हो गया, जो घास के मैदान थे वो बढ़ने लगे, ठीक है। मैदान बढ़ने लगा, घास वाले मैदान। इसमें जो हिरण और बारहसिंगा, भेड़ बकरियां, जो गाय जो वेजिटेरियन होती थी, जो घास फूस खाती थी, जो घास वगैरह खाती थी, हरी चीज़ें खाती थी, वो ज़्यादा जिंदा रहने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आया और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे।
हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपने ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तो पहले तो मछली स्रोत नहीं थी खाने की, ठीक है, तो जानवरों का शिकार करते थे, उसे खाते थे, ठीक है। फिर मछलियों का भी भोजन करना इसी युग में स्टार्ट हो गया शुरू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उभरने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो बच्चों, नर्मदा नदी के आसपास और आपको गारो तथा सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास यहाँ पे जो गेहूँ वगैरह, धान जैसी प्राकृतिक अनाज उत्पन्न होता था, तो लोगों ने उसके पहले के जो लोग थे, पुरुष थे, महिलाओं थे, तो इनको भी उगाना शुरू कर दिया होगा सीख के, ऐसा सोचा गया है। और तब वो धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे, यानी कि किसान बन गए होंगे, जिनको आज किसान बोलते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज था। तो बच्चों, सबसे पहले जिसको बनाया गया था पालतू, वो कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वह पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो स्टूडेंट्स, कुत्ते को पालतू क्यों बनाया गया, आप बता सकते हो? तो कुत्ते को पालतू इसलिए बनाया गया, जो कुत्ता है वो सबकी सुरक्षा करता है, इंसानों की, जानवरों की भी, इसलिए कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया कि ताकि सामानों की और इंसानों की और आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है उपकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो जो भी लोग घर में पौधे उगाने लगे, जानवरों की देखभाल करने लगे, उनको घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया, अपनाए गए थे। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। जो घरों में उगाए जाते हैं वो अलग होते हैं, जंगली नहीं होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, जिनसे साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सके। तो ये देख रहे, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए।
तो जो जंगली जानवर नहीं थे, आंशिक थे, उनको ही प्रजनन के लिए आगे मतलब बढ़ाने के लिए बच्चों को और उनका यूज़ किया गया। और कृषि भी अलग हो गई। जो जंगली होते थे, जंगली जानवर, जंगली कृषि, उनसे अलग अलग भिन्न भिन्न होने लगे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो पालतू जानवरों के सींग और दांत जो होते हैं बड़े बड़े नुकीले होते हैं, पालतू जानवरों के नहीं होते। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का और कौन सा पालतू सूअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरियां आती हैं। तो जो पीछे दिया गया था दांत, ये देखो, ये पालतू का है और ये आपके जंगलियों का है, जंगली सूअर का। ये पालतू सूअर का है, जंगली सूअर का है। ये पालतू का, ये जंगली सूअर का। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से इनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। यहाँ पे अनाज का उपयोग दिया गया है, पहले बीज के रूप में, खाद के रूप में, आहार के रूप में और भंडार के रूप में। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडार की बात सोचने पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? हाँ, करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ। करते थे। शिकारी और भोजन संग्रह बर्तनों का यूज़ करते थे क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती थी खाना पकाने के लिए। ठीक है, तो अगला चलते हैं। जानवर चलते फिरते भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी जनसंख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किसके लिए होता है? भोजन से अतिरिक्त जानवरों को हम कपड़े बनाने के लिए, उनकी खाल के कपड़े बनाने के लिए और उनसे अपने घर की देखभाल कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज जानवरों का प्रयोग खाने के लिए, दूध के लिए, और जैसे कुत्ते जो होते हैं वो घरों की रक्षा करते हैं, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है
जहां पुरातात्विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए थे। तो अभी मानचित्र 2 में देखते हैं, जहाँ पे बिंदु हुआ है नीले वर्ग की, वहाँ पे अभी देखते हैं हम जाके चित्र में। उससे पहले नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो हम पहले मानचित्र 2 देखते हैं, जहाँ पे नीले वर्ग दिखाई दिए हैं। मानचित्र ये रहा मानचित्र 2। बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दओलजी, हेडिंग, महागढ़, कोलिड हवा, हुलूर। तो ये जितने भी हैं नवपाषाणिक पुरास्थल हैं ये। ठीक है, इस मानचित्र को अच्छे से देख लेना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर है वो। बुर्जहोम को याद रखना बच्चों। ये लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें काटकवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियाँ के प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा।
कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के उपकरण, तो ये कुछ इस तरह की शेप है बच्चों। उपकरण है, ये देखो, ये पत्थर से बनाए हैं सब, ये सारे उपकरण हैं, और कुछ हड्डियों से भी बनाए हैं, वो नीचे होंगे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता है, अलंकरण भी किया जाता है। बर्तनों नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल से दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल के अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलंदर के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसी जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ में 4 कमरों वाले जगह देखी गई है, घर देखे गए हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभव था इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। तो ये चित्र में देख पा रहे हो बच्चों, ये स्टैचू है। मरने के बाद हड्डियों के साथ ये बकरी की हड्डियां हैं, दिख रही है आपको। मेहरगढ़ में कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो हाँ बच्चों, बकरी के कंकाल तो ये रहे ना, ये हम पहचान सकते हैं, ये बकरी के कंकाल है और ये इंसान का कंकाल है। ठीक है, और क्या है? मेहरगढ़ का घर का चित्र मैंने देख लिया। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे
तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? इसकी समानता यही है कि ये घर भी ईंट से बना है और हमारा घर भी ईंट से बना है। आजकल ईंट से बनते, पहले भी ईंट से बनते हैं। और एक मटका है, इसमें लिखा, क्या तुम कल्पना कर सकती हो इस पात्र में क्या रखा होगा? पानी हो सकता है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो ये था आपका एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आखेट संग्रह है। तो बच्चों आपको ये मेरा चैप्टर कैसे लगा कमेंट करके बताना, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।